नमस्कार। आज के इसी कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा। बच्चों, आज हम लोग समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है सामाजिक समूह। अंग्रेजी में इसको सोशल ग्रुप्स कहा जाता है। तो बच्चों, प्रारंभ करते हैं कि सामाजिक समूह क्या होते हैं। बच्चों, समूह व्यक्ति के जीवन की वास्तविकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता और मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार समूह में रहने की इच्छा जो एक मूल प्रवृत्ति है, प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। यहाँ तक कि पशु भी समूह में ही रहते हैं। फिर भी व्यक्ति तो संस्कृति का निर्माता है और बिना समूह के समाज ही नहीं बन सकता, और समाज के अभाव में संस्कृति की संकल्पना भी नहीं की जा सकती है। अतः संस्कृति के लिए समूह आवश्यक है। इस प्रकार बच्चों, समाजशास्त्र में समूह को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। कोई भी मानव समाज समूह रहित नहीं होता है और मनुष्य का प्रत्येक कार्य समाज से संबंधित होता है और समाज से हटकर जीवन यापन संभव नहीं है। इस तरह व्यक्ति हर समय किसी न किसी समूह से ही संबद्ध रहता है। छोटा बच्चा भी समूह में रहकर ही अपना समाजीकरण करना सीखता है, एकाकी नहीं। इस प्रकार समूह समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद अब हम सामाजिक समूह का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और कोई व्यक्ति तब तक सामाजिक नहीं होता है जब तक कि वह दूसरों से संपर्क कर किसी न किसी प्रकार का परस्पर संबंध न बना ले, और एक समूह के लिए पारस्परिक आदान प्रदान की क्रियाओं का होना आवश्यक है। इस प्रकार सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का सम्मेलन है जिनके मध्य किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य होता है। समूह की परिभाषा अनेक विद्वानों ने दी है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्न प्रकार से है। सबसे पहले परिभाषा है मैकाइवर और पेज के अनुसार, समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो कि सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप है। दूसरी परिभाषा है होगबर्न और नीमकोप के अनुसार, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तब वे एक समूह का निर्माण करते हैं। इन समाजशास्त्रियों ने समूह निर्माण के लिए व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों को आवश्यक माना है, क्योंकि समूह का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि व्यक्ति एक दूसरे को अपनी क्रियाओं द्वारा प्रभावित न करें, और ये क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से भी। लेकिन समूह निर्माण के लिए सदस्यों में पारस्परिक संबंध का होना आवश्यक है, और पारस्परिक संबंध के लिए किसी विशेष प्रेरणा का होना आवश्यक है। किसी सामान्य हित के लिए भी व्यक्ति समूह का निर्माण कर सकते हैं। अगले समाजशास्त्रीय मर्टन के अनुसार समूह के लिए निम्न तथ्य आवश्यक हैं। पहला, समूह में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दूसरा, समूह में संबंध का होना आवश्यक है। संबंध के लिए व्यक्तियों में बार बार अंत्यक्रिया का होना आवश्यक है। और तीसरा, समूह का सदस्य व्यक्ति तभी माना जाएगा जब उसमें समूह के प्रति हम की भावना तथा सदस्य होने का भाव हो, और साथ ही यह भी आवश्यक है कि समूह के अन्य सदस्य भी उसे समूह का सदस्य समझे। अगले समाजशास्त्रीय सैंडरसन के अनुसार एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक
व्यक्तियों के उस निश्चित संग्रह को कहा जाता है जो कि पारस्परिक अंत्यक्रियाएं करते हैं और उस अंत्यक्रिया की इकाई के रूप में ही दूसरे के द्वारा मान्य होते हैं। अगले समाजशास्त्री है गिलिन एवं गिलिन के अनुसार। वो कहते हैं कि सामाजिक समूहों के विकास हेतु एक ऐसी अनिवार्य स्थिति हो जिससे संबद्ध व्यक्तियों में अर्थपूर्ण अंत उत्तेजना अथवा अर्थपूर्ण प्रत्युत्तर संभव हो सके एवं जिसमें उनका सबका सामान्य उत्तेजकों अथवा हितों पर ध्यान टिका रहे और उनमें सामान्य चालकों, प्रेरकों एवं संवेगों का विकास हो सके। अगले समाजशास्त्री हैं बोगार्डस के अनुसार। इसके अंतर्गत एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा दे, जिनमें भक्ति हो और सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हो। अगले समाजशास्त्री हैं होट एवं रेस के अनुसार। समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। इस प्रकार बच्चों, उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि समूह का निर्माण उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि कुछ व्यक्ति अपनी क्रियाओं द्वारा एक दूसरे को प्रभावित न करें। समूह के निर्माण के लिए अंत्यक्रिया का होना आवश्यक है और साथ ही ये अंत्यक्रियाएं अर्थपूर्ण होनी चाहिए क्योंकि यही समूह को स्थायित्व प्रदान करती है। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि कुछ सामान्य हितों की पूर्ति के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अर्थपूर्ण अंत्यक्रियाओं द्वारा परस्पर प्रभावित होते हैं तथा संबंधों की स्थापना करते हैं, तब वे एक समूह का निर्माण भी करते हैं। इसके बाद अब हम सामाजिक समूह की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, समूह की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं जिनके आधार पर समूह की धारणा को और अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इनको हम आपको बिंदुवार विस्तार से समझाएंगे। विशेषताओं का पहला बिंदु है व्यक्तियों का संग्रह। इसके अंतर्गत समूह का निर्माण पारस्परिक रूप से संबंधित व्यक्तियों द्वारा होता है जिनमें पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया आवश्यक होती है, भले ही वे प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के निकट न हो। और व्यक्तियों के संग्रह के रूप में समूह एक मूर्त संगठन है। दूसरा बिंदु है निश्चित संरचना। फिशर ने इस तथ्य पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है कि समूह की एक निश्चित संरचना होती है जिसमें सभी व्यक्तियों की स्थिति निर्धारित होती है और सदस्यों के मध्य स्तरीकरण की भी एक व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात उसमें नियम, अधिकार, कर्तव्य, पद, भूमिकाएं और कार्य प्रणाली आदि तय किए जाते हैं और सदस्य उनके अनुसार ही कार्य भी करते हैं। तीसरी विशेषता है कार्यात्मक विभाजन, फंक्शनल डिवीजन। इसके अंतर्गत किसी भी समूह के सभी सदस्य परस्पर संबंधित होते हैं, लेकिन सभी के कार्य पृथक पृथक होते हैं और अपने अपने कार्यों को पूर्ण करके वे समूह को संगठित बनाए रखते हैं। चौथी विशेषता है सामान्य हित एवं उद्देश्य। इसके अंतर्गत एक समूह के सदस्यों के उद्देश्य समान होते हैं और बिना किसी हित या उद्देश्य के कोई व्यक्ति किसी समूह का सदस्य नहीं हो सकता। समूह के सदस्य की रुचि एवं हित समान होते हैं और वे एक ही स्वार्थ से प्रेरित भी होते हैं। पांचवा बिंदु है एकता, इट मीन्स यूनिटी। इसके अंतर्गत एक समूह के सदस्यों में जब तक
एकता की भावना पाई जाती है, तभी तक वे समूह के सदस्य बने रहते हैं। उनमें हम की भावना या सहकार की भावना होती है, इसी से परस्पर सहायता करते हैं। छठी विशेषता है ऐच्छिक सदस्यता, वॉलंटरी मेंबरशिप। इसके अंतर्गत बच्चों, व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के कारण किसी न किसी समूह से संबंध रहता है। सदस्यता दो प्रकार की होती है, अनिवार्य और ऐच्छिक। व्यक्ति लेकिन किस समूह की सदस्यता व्यक्ति ग्रहण करेगा, यह उसकी रुचि, इच्छा और योग्यता आदि पर भी निर्भर है। किन समूहों की सदस्यता स्वीकारेगा, यह भी उसकी इच्छा पर निर्भर है। व्यक्ति अपने लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न समूहों की सदस्यता को स्वीकार कर सकते हैं। सातवीं विशेषता है स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन। एक समूह के सदस्य समान पदों पर नहीं होते हैं, वरन उनकी परिस्थिति व भूमिकाएं अलग अलग होती है। जैसे महाविद्यालय में शिक्षक एक समूह के सदस्य होते हुए भी पदों की उच्चता व निम्नता के कारण उनमें स्तरीकरण अवश्य पाया जाता है। आठवां बिंदु है आदर्श नियमों का प्रभुत्व। प्रत्येक समूह के कुछ आदर्श या मानक होते हैं, जिनके अनुसार उस समूह के सदस्यों के व्यवहारों को निश्चित किया जाता है और प्रत्येक सदस्य को उन नियमों को मानना होता है। ये आदर्श नियम भिन्न भिन्न समूहों में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन सभी सदस्यों के व्यवहार समान नियमों द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं, जिससे समूह का संगठन सुदृढ़ रहता है। नवी विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। इसके अंतर्गत समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति सजग रहते हैं। मैकाइवर व पेज का तो यही मानना है कि सामाजिक संबंधों के कारण ही समूह बनते हैं और सामाजिक संबंधों का आधार पारस्परिक जागरूकता और परस्पर सहयोग की भावना है। इसके अभाव में समूह की स्थिरता कम हो जाती है। पारस्परिक जागरूकता के कारण ही एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहयोग व सहानुभूति की भावना पाई जाती है। 10वीं विशेषता है समझौता, कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी समूह का अस्तित्व तभी तक संभव है जब तक उसके सदस्यों में समूह के प्रति निष्ठा हो, समूह के उद्देश्यों, नियमों के प्रति समान रूप से समझौता हो। यह विशेषता की शक्ति में वृद्धि करती है और उसे स्थायित्व प्रदान करती है। अगली विशेषता है स्थायित्व, परमानेंसी। इसके अंतर्गत समूह के सदस्यों के उद्देश्य जब समान होते हैं, तभी समूह में स्थायित्व आता है, क्योंकि उन उद्देश्यों की पूर्ति सभी मिलकर करते हैं। यदि समूह में अस्थिरता होगी तो कोई उद्देश्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। यद्यपि यह स्थायित्व कम या अधिक समय का हो सकता है, लेकिन इतना अधिक नहीं कि बनते ही टूट जाए। अगला बिंदु है सहानुभूति। समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति सहृदय होते हैं। वे एक दूसरे के दुख सुख में सहयोग व सहायता भी करते हैं। एक सदस्य पर संकट आने पर अन्य सदस्य सहभागी हो जाते हैं। इस प्रकार परस्पर सहयोग, सहानुभूति व आदान प्रदान से ही वे अपने हितों की पूर्ति कर पाते हैं। और अंतिम विशेषता है सामाजिक संबंध। एक समूह के सदस्यों के मध्य सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें समूह सुदृढ़ व स्थायित्व प्राप्त करता है। इसके बाद अब हम सामाजिक जीवन में समूहों का महत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्राय व्यक्ति एक साथ अनेक समूहों का सदस्य होता है, क्योंकि वह अनेक सुविधाएं किसी समूह का सदस्य होकर ही प्राप्त कर सकता है। सामाजिक जीवन में समूह की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिनका हम बिंदुवार विस्तार से अध्ययन करेंगे।
सबसे पहला बिंदु है समाजीकरण में सहायक। बच्चों, इसके अंतर्गत एक अबोध शिशु जन्म के समय हर स्थिति से अनभिज्ञ है, लेकिन धीरे धीरे परिवार के सदस्यों को, उनके व्यवहारों के तरीकों को जानता है। इससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। फ्रायड आदि अनेक मनोवैज्ञानिक भी यह सिद्ध करते हैं कि परिवार प्रथम स्थल है जहाँ बालक का समाजीकरण होता है। उसके बाद पड़ोस, साथी समूह, शिक्षण संस्थाएं आदि उसका समाजीकरण करती है, जिससे बालक उस समाज की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाजों आदि को सीखता है। लेकिन यदि व्यक्ति एकाकी जीवन व्यतीत करे तो उसका समाजीकरण नहीं हो सकता। इसके लिए तो उसे किसी न किसी समूह के संपर्क में आना ही पड़ेगा। इस प्रकार समूह व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक होते हैं। दूसरा बिंदु है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। बच्चों, परिवार में जीवन को नियमित बनाने के लिए उसका मुखिया सब सदस्यों पर नियंत्रण करता है। उसी प्रकार समाज, विद्यालय, राजनीति आदि प्रत्येक स्तर पर अपने सदस्यों को नियमबद्ध रूप से जीवन व्यतीत करने के लिए उसके मुखिया नियंत्रण रखते हैं, जो प्रशंसा, दंड, पुरस्कार अनेक प्रकार से रखा जा सकता है, और ये समस्त कार्य समूह के माध्यम से ही पूर्ण होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण नियंत्रण या व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम होते हैं। तीसरा बिंदु है आवश्यकताओं की पूर्ति। इसके अंतर्गत व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती है, जिनकी पूर्ति न होने पर व्यक्ति में हीनता की भावना आ जाती है। समूह इसमें अपना पूर्ण योगदान देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए परिवार स्नेह देकर, पुलिस सुरक्षा देकर और संस्थाएं प्रोत्साहन देकर व्यक्ति के महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है, लेकिन इसका संपूर्ण दायित्व विभिन्न समूह को ही जाता है। चौथा बिंदु है संस्कृति का हस्तांतरण। इसके अंतर्गत समाज संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समूह के माध्यम से पहुंचाता है। रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियां, आचार व्यवहार आदि व्यक्ति किसी समूह का सदस्य होकर ही सीखता है, और वह आगे आने वाली पीढ़ी को इन सबसे अवगत कराता है। इस प्रकार समूह संस्कृति के हस्तांतरण और संरक्षण में सहायक होते हैं। पांचवा बिंदु है सामाजिक विकास व नियोजन। बच्चों, इसके अंतर्गत समाज में समय समय पर नवीन विकास होते रहते हैं, जिससे समाज नियोजित व व्यवस्थित रहता है। पुरानी मान्यताएं जो समय सापेक्ष नहीं है, उनका स्थान नवीन मान्यता लेती है, जिससे व्यक्ति के विचारों को प्रश्रय मिलता है। यह सभी नवनिर्माण के कार्य व्यक्ति समूह में रहकर ही कर सकता है। इसके अतिरिक्त समूह व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर उच्च पद को प्राप्त करता है, उच्च मानवीय गुणों को प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व को निखारता है, और ये समस्त कार्य व्यक्ति समूह के माध्यम से ही कर पाता है। अतः समूह अनेक प्रकार से व्यक्ति के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो बच्चों, आज हमने सामाजिक समूहों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, चर्चा की। धन्यवाद।